अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप और कैसा वक्त गुजर रहा है। टॉपिक है वो है एम्पियर लॉ। चैप्टर 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यानी जो सेकंड ईयर का पहला चैप्टर है, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम गाज़ लॉ को क्यों यूज़ करते हैं। तो गाज़ लॉ को हमने कहा था कि हम ज़्यादातर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह आपका ये जो लॉ होता है एम्पियर लॉ, ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी जहाँ भी आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की ज़रूरत पड़ेगी, आप एम्पियर लॉ को यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड यूज़ कर सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड जो है वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है, जो कि बाद में आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। इसको कहा जाता है सम ऑफ एलिमेंट्स बी डॉट डेल्टा एल, यानी जो बी डॉट डेल्टा एल एलिमेंट्स है उनका जो सम होता है इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट के म्यू नॉट टाइम्स के। या थोड़ा सा लेंथी स्टेटमेंट की जाए तो ये होता है सम ऑफ एलिमेंट्स बी डॉट डेल्टा एल, सम ऑफ एलिमेंट्स बी डॉट डेल्टा एल, बी डॉट डेल्टा एल एलिमेंट का सम जो होता है इनटू विच क्लोज लूप इज डिवाइडेड, जिसमें क्लोज लूप को डिवाइड किया जाता है, इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट के म्यू नॉट टाइम के इक्वल। जैसा कि मैंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट पहले से ही लिख दी है। ये है आपके पास इसकी स्टेटमेंट। अब आपने इसका प्रूफ डिस्कस करना है, आपने इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, कंसीडर अ कंडक्टर। हमारे पास एक कंडक्टर है कैरिंग करंट आई, और इसमें से करंट आई गुजर रहा है एज शोन इन द फिगर, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। एक कंडक्टर ले लें और फिर कह दें कि इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, अपवर्ड फ्लो कर रहा है। उसके बाद वी कंसीडर अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। हम इसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करेंगे। एक ज़ाहिर सी बात है, स्ट्रेट कंडक्टर है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सर्कुलर होगा, और जैसा कि ये आपको दिखाया गया है, ये एक या सपोज मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्लोज लूप, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लोज लूप की शक्ल में है। एंड आई बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सपोज बी है, जो इसका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो बी है। एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, और जिस रेडियस में ये पैदा हुआ है, जिस सर्कल में ये पैदा हुआ है उसका रेडियस आर है। यानी बताता चलूँ, हमने क्या किया, एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया, उसमें से जो ही करंट पास किया तो इस राइट हैंड रूल के मुताबिक करंट चूँकि ऊपर है तो इसका फील्ड सर्कुलर होगा, और फिर बता दिया फील्ड की वैल्यू बी है और जो सर्कल है उसका रेडियस हमने आर ले लिया है। आप चाहें तो इस तरह की सरफेस भी ले सकते हैं, यानी यही कंडक्टर होगा लेकिन इस तरह भी होगी, लेकिन हम जो डिराइव करेंगे पहले हम इस पे डिस्कस करेंगे। उसका बताता हूँ कि उस तरह का केस होगा तो हम उसके साथ क्या करेंगे। तो सबसे पहले बेटा, इसमें अकॉर्डिंग टू एम्पेयर इट इज़ प्रूव्ड दैट बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जो आपका करंट होता है उसके हमेशा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज़्यादा करंट होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, जितना कम करंट होगा उतना फील्ड कम होगा। ये पार्ट 1 आ गया आपके पास। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ज़ाहिरी सी बात है, सर्कुलर फील्ड है। मैंने पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी बताया है और मैग्नेटिक का भी बताया था कि मैग्नेटिक लाइंस का बिहेवियर बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जैसा होता है। तो ये फील्ड क्रीप जो है स्ट्रांग होता है, और जूं आप दूर जाएंगे तो फील्ड वीक होगा। इस वजह से ये फील्ड क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। अब आप इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लें तो आप लिख सकते हैं I डिवाइडेड बाई R। क्या लिखा मैंने,
I डिवाइडेड बाई R, और मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ B इज़ इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट लगा देता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा देता हूँ, B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई, इस म्यू नॉट को कहा जाता है एबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू ये होती है वेबर पर एम्पियर पर मीटर। इसकी वैल्यू है 4 पाई 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर। और ये इसको कहते क्या है, इसको कहा जाता है परमीबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमीबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब आप ये एक छोटी सी लूप के लिए, छोटे से हिस्से के लिए है, फॉर कंप्लीट सर्कल अगर आप समिंग फॉर होल सर्कल आप करेंगे तो आपकी ये जो पिछली इक्वेशन है ये वाली, ये यूं बन जाएगी B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। क्यों 2 पाई आर लगाया है? इसलिए कि जब आपका फुल सर्कल होता है तो फुल सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो आपका 2 पाई आर होता है, तो इस वजह से इसमें मैंने 2 पाई आर लगा दिया। अब बेटा इसको 2 पाई आर को आपने क्या करना है, इस साइड पे लेके आना है। B डॉट 2 पाई आर B मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये आपने 2 पाई आर उठा के यहाँ ला दिया। और अब आपका ये जो जब हम कोई केक वगैरह लेते हैं तो हम उसको पीसेस में कट करते हैं, लेकिन अगर उन पीसेस को दोबारा सम किया जाए, उन पीसेस को दोबारा इकट्ठा किया जाए तो वो टोटल आपका जो है दोबारा से वही केक या पिज़्ज़ा जो आप खा रहे होते हैं वो दोबारा से रीशेप में आ जाता है। तो आपका ये जो 2 पाई आर है ये फुल सर्कल के लिए है और B के साथ है, तो इसलिए हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि बेसिकली ये सिग्मा है B डॉट डेल्टा L, यानी B मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर का मतलब ये हुआ कि ये आपका जो B, इसको पहले आप यूं लिख दें B इंटू सिग्मा डेल्टा L इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई, और इसको आप लिख सकते हैं B डॉट डेल्टा L इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये आपके पास फाइनल फॉर्म आ जाती है। इसी को पढ़ा जाता है सम ऑफ एलिमेंट्स B डॉट डेल्टा L। B डॉट डेल्टा L का जो सम होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट के म्यू नॉट टाइम्स के इक्वल होता है। ये आपका फाइनल रिज़ल्ट है। एक चीज़ जो यहाँ आपको थोड़ी सी कंफ्यूज करेगी उसके बारे में मैं बता देता हूँ, वो ये है कि आपने ये जो 2 पाई आर है ये डायरेक्ट नहीं लगाते हम, आप जब फुल सर्कल की बात करेंगे तो ये लगाएंगे। और फिर दूसरी बात कि आपने B डॉट डेल्टा L सिग्मा क्यों लगा दिया, इसलिए कि 2 पाई आर पूरा जो होता है वो आपका डेल्टा L का सिग्मा होता है। जैसे मैंने बताया कि आपका अगर पिज़्ज़ा है, अगर आप उसको काट के उसके पीसेस बनाएं और दोबारा जोड़ेंगे तो वही पिज़्ज़ा आपका पूरा हो जाएगा। तो इसी तरह आपका ये B इंटू सिग्मा डेल्टा L म्यू नॉट होगा और फिर B डॉट डेल्टा L इज़ इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि किसी भी सरफेस में अगर आपके पास B डॉट डेल्टा, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, अगर उसके सपोज एक सरफेस है जिसके 4 पार्ट्स हैं B डॉट डेल्टा L I1 to 4 इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई, जो कि आगे हम यूज़ भी करेंगे। तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ B डॉट डेल्टा L इंटू 1 प्लस B डॉट डेल्टा L इंटू 2 B डॉट डेल्टा L इंटू 3 B डॉट डेल्टा L 4 इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम ऑफ करंट। यानी ये आपका म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट के इक्वल आएगा जब भी आप इनको मल्टीप्लाई करोगे। और दूसरी बात कि फील्ड यूनिफॉर्म भी हो सकता है, फील्ड आपका नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। मैंने जो केस लिया है इसमें जब आप पीसेस में डिवाइड करेंगे तो आपका फील्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। लास्ट चीज़ जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा वो आपके लिए आखिरी बात कि इसकी कोई लिमिटेशंस भी हैं या नहीं हैं। क्या आप
एम्पियर लॉ को हर जगह पकड़ा देंगे, हर जगह इसकी वैल्यू अप्लाई कर देंगे, या कोई मखसूस केस होगा तो आप इसकी वैल्यू अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले याद रखना है कि इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू एम्पीरियन सरफेस। इसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए एक सरफेस कंसीडर करनी होगी जिसको कहा जाता है एम्पीरियन सरफेस। यानी आपको जब भी अप्लाई करना होगा, जैसे गाउस लॉ को अप्लाई करते वक्त आप गाशियन सरफेस सपोज करते थे, आप गाशियन सरफेस लिया करते थे, आप यहाँ पे भी एम्पीरियन सरफेस लेंगे। और अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ एम्पीरियन सरफेस, तो आप बता सकते हैं सरफेस इन विच एम्पियर लॉ इज़ वैलिड। लॉ इज़ वैलिड, वो सरफेस जिसमें एम्पियर लॉ वैलिड होता है, वो सरफेस जिसमें एम्पियर लॉ एप्लीकेबल होता है, उस सरफेस को कहा जाता है एम्पीरियन सरफेस। और दूसरी बात याद रखनी है कि ये एम्पीरियन सरफेस ऑलमोस्ट इट इज़ क्लोज्ड सरफेस। यानी एम्पीरियन सरफेस में तब ये वैलिड होगा जब आपकी एम्पीरियन सरफेस क्लोज ज्योमेट्री होगी। अगर सवाल ये है कि आपने जो ज्योमेट्री ली है, इफ़ ज्योमेट्री इज़ या सरफेस इज़ नॉट क्लोज, अगर आपकी सरफेस क्लोज्ड नहीं है तो फिर आपने क्या करना है। और मसलन मेरे पास कोई सरफेस थी और वो क्लोज नहीं थी, तो आपने यू हैव टू सपोज इट एज अ क्लोज सरफेस। आपको पहले इसको क्लोज सरफेस सपोज करना होगा और बाद में आपने इसमें जो एम्पियर लॉ है इसको अप्लाई करना होगा। एम्पियर लॉ की जो यहाँ पे आपने वैल्यू अप्लाई करनी होगी, यानी जब भी अप्लाई करना होगा तो आपको पहले क्लोज सरफेस की कंडीशन फुलफ़िल करनी होगी। अगर सपोज़ कहीं पे एम्पीरियन सरफेस क्लोज नहीं बन रही है, तो आप पहले ही सपोज करके कहेंगे कि सपोज दैट इट इज़ अ क्लोज सरफेस, देन वी विल अप्लाई द एम्पियर लॉ टू दैट सरफेस। तो ये था थोड़ा सा कंसेप्ट ऑफ एम्पियर्स लॉ। आई होप कि आप लोगों को ज़्यादातर इसका केस समझ में आ गया होगा। अगर आपको अब भी कोई मसला है तो कमेंट कीजिए, अपने सवाल कीजिए, हम तक अपने सवाल पहुंचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी कुछ ना कुछ आपसे हौसला अफजाई मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ